मेरे प्यारे सभी बच्चों को नामदेव सर की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। आप इस बार 12th क्लास में टॉप 10 में आओगे, ये मेरा आज शिक्षक दिवस में आप लोगों को आशीर्वाद है बेटा। ठीक है, अब इस कोरोना काल के कारण आप लोगों ने शिक्षक दिवस नहीं मना पाया बेटा, लेकिन हमने दिल से स्वीकार कर लिया। तो शिक्षक दिवस में मैं आपसे मांगता हूँ कि आप अपने पढ़ाई पे इतना फोकस करो कि नामदेव सर को जो गिफ्ट देना चाहते हो वो आपकी रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, आप अपना रिजल्ट दो तो मुझे लगेगा कि मुझे शिक्षक दिवस का बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया है बेटा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोरोना काल है, अभी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने एक फैसिलिटी बना दिया है, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत लास्ट में जो चार्जेस होंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 में मैंने चालू किया है वॉइस अंक और मिलर अंक। तो वॉइस अंक और मिलर अंक को समझने के लिए अपन घातांक के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वॉइस अंक और मिलर अंक को यदि आप समझना चाहते हो तो घातांक का जो नियम है उसके आधार पे आप समझिए। मैंने बोला कोई भी एक क्रिस्टल है, प्रैक्टिकल टाइप का पढ़ो बेटा। मेरे रूम में वो कॉर्नर है, वो कॉर्नर जिसको मैं बिंदु O माना हूं, उसके 3 अक्ष मैंने बोला, अक्ष X, अक्ष Y और अक्ष Z। ठीक है, उसी तरह आप जिस रूम में हो उस किनारे को देखना, कोंटा को, जिसको मैं एकक कोष्टिका बोला हूं घातांक के नियम से ना, तो मैंने उसको वहां पे O माना, उसमें मैंने 3 अक्ष वहां पे खींचा हुआ है, उस कॉर्नर में देखना 3 अक्ष खींचा हुआ है, X, Y और Z। इसमें मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसमें मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसमें मैंने एक त्रिभुज बनाया। O से मैंने बोला X डैश, O से मैंने बोला Y डैश, Z से मैंने बोला Z डैश। तो इनकी और इनकी जो डिस्टेंस है A, B और C, तो इन्हीं A और B, C के अनुपातों को वॉइस अंक कहते हैं, जिसको अपन अंताखंड भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप वर्णन कैसे करोगे वॉइस अंक आ गया तो किसी भी क्रिस्टल के किसी एकक कोष्टिकाओं के कोनों को बिंदु O मानते हुए उसमें 3 अक्ष X, Y और Z खींची गई है, तीनों अक्ष को समानांतर लेते हुए उसमें हमने एक त्रिभुज बनाया, OX डैश, OY डैश और OZ डैश। इस त्रिभुज का अंतःखंड A अनुपात B अनुपात C है, इसी को हम बोलते हैं वॉइस अंक। क्लियर बेटा? लेकिन आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा वो मैं बता रहा हूं। पेपर में देगा 2A, 2B, 4C, इस अनुपात दिया हुआ है, इसका वॉइस और मिलर अंक बताइए। तो वॉइस अंक, जिसको वॉइस इंडिसर बोलते हैं, ये सामने सामने वाला उसका वॉइस अंक है। ठीक है, तो मैंने बोलो ध्यान से देखना, वॉइस अंक 2 अनुपात 2 अनुपात 4। आराम से सुनना बेटा, वॉइस अंक का परिभाषा किसी क्रिस्टल के एकक कोष्टिकाओं के कोनों को बिंदु O मानते हुए 3 अक्ष X, Y और Z माना गया है। ठीक है, जिसमें एक त्रिभुज खींचने पर OX डैश की दूरी A, OY डैश की दूरी B, OZ डैश की दूरी C, जिसे वॉइस अंक कहते हैं। और वॉइस अंक को पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। वॉइस अंक को मिलर अंक में बदलने के लिए, जैसे हमको वॉइस अंक मिल गया, वॉइस अंक मिला A अनुपात B अनुपात C, वॉइस इंडिसर बोलते हैं। अब मिलर अंक क्या है? मिलर अंक किसको बोलते हैं? वॉइस अंक का विलोम करते हैं, उसको इनवर्स करते हैं। मतलब मिलर इंडिसर निकालने के लिए 1/A इंटू 1/B 1/C, ऐसा हो गया। मतलब उसको जो भी डाटा रहेगा, यहाँ पे जो भी डाटा है उसको इनवर्स कर देना। हमने इनवर्स कर दिया, जो भी अपने पास वॉइस इंडिसर आया है
उस वाइस इंडिसर को हमने इन्वर्स कर दिया और इन्वर्स करने के बाद उस वाइस इंडिसर मतलब वाइस अंक में एक ऐसा राशि का गुणा करते हैं, कोई भी एक ऐसा राशि का गुणा करे 2, 4, 5, 6, 7 जिसके विभाजन से पूर्णांक प्राप्त हो, तो उस पूर्णांक को बोलते हैं मिलर अंक। क्लियर बेटा? फिर से सुनना, किसी भी क्रिस्टल के एकक कोष्ठिकाओं के कोणों को घातांक के नियम के अनुसार बिंदु O मानते हुए 3 अक्ष खींचा गया है, अक्ष A, अक्ष X, अक्ष Y और अक्ष Z, जिसमें त्रिभुज बनाते हैं ताकि सभी की दूरी बराबर हो। तो यहां से यहां तक की दूरी A अंतःखंड, यहां से यहां तक की दूरी B अंतःखंड, यहां से यहां तक की दूरी अंतःखंड C, जिसे वाइस अंक कहते हैं। अब वाइस अंक जितना भी प्राप्त होगा उसको मिलर अंक में बदलने के लिए सब वाइस अंक को इन्वर्स कर देना, सबके बटे में दे देना, और ऐसा कोई भी अपने मन से अंक ढूंढना 2, 4, 5, 6, 7, 8 जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जिसका मान पूर्णांक में प्राप्त हो, वो कहलाता है हमारा मिलर अंक। तो मैंने कोई भी n से गुणा किया तो हमको पूर्णांक प्राप्त होगा, वो मिलर अंक। ठीक, अब इसके एग्जांपल में बता रहा हूं बेटा। तो मेरे इसके एग्जांपल में आप लोग ध्यान से देखेंगे, पेपर में अपने को देगा 2a अनुपात 2b अनुपात 4c, तो इसका वाइस तथा मिलर अंक क्या होगा? तो वाइस इंडिसर ये सामने के मान को बोलते हैं, 2 अनुपात 2 अनुपात 4 मतलब 224 इसका वाइस इंडिसर है। मिलर इंडिसर मिलर अंक ज्ञात करने के लिए 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4। अब मैं कौन सी राशि से गुणा करूं? तो मेरे को पूर्णांक में मिलना चाहिए, दशमलव में नहीं, तो मैंने 4 से गुणा किया, तो 4/2 अनुपात 4/2 अनुपात 4/4, तो ये 2 और ये 2 और ये 1, तो हमको मिलर इंडिसर 2 अनुपात 2 अनुपात 1 अर्थात 221 प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा, ये आपके पेपर में दिया जाएगा। मान लो आपको पेपर में देता है एक क्रिस्टल का अंतःखंड 4a अनुपात 4b अनुपात अनंत c है, तो उसका वाइस और मिलर अंक क्या होगा? तो वाइस इंडिसर के लिए 4 अनुपात ये हो जाएगा इन्फिनाइट। अब मिलर इंडिसर के लिए 1/4 इन्फिनाइट। हमने किससे गुणा किया? 4 से, तो 4/4 अनुपात 4/4 4 इन्फिनाइट, 4 एकम इन्फिनाइट का किसी से भी करोगे तो आंसर आता है 0, तो ये आ गया 0, मतलब हमको मिला 110। क्लियर बेटा? अब मान लो आपको पेपर में देता है, पेपर में दिया अपने को, मान लो पेपर में दिया एक क्रिस्टल 2a अनुपात 2b अनुपात 2c, तो इसका वाइस और मिलर अंक क्या होगा? तो वाइस इंडिसर के लिए 2, 2, 2 222, मिलर इंडिसर के लिए 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2, मैंने 2 से गुणा किया, 2/2 अनुपात 2/2 अनुपात 2/2, सब कैंसिल हो गया, तो हमको मिला 1:1:1 मतलब 111। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार आप किसी भी क्रिस्टल के वाइस तथा मिलर अंक आप आराम से निकाल सकते हो गया बेटा? तो पेपर में आराम से याद रखना, बड़ा सरल है, नामदेव सर रटवा देते हैं। किसी भी क्रिस्टल की एकक कोष्ठिकाओं के कोणों को बिंदु O मानते हुए 3 अक्ष लिया गया, अक्ष X, अक्ष Y तथा अक्ष Z, जिसमें त्रिभुज खींचने पर 3 अंतःखंड प्राप्त होता है, A अनुपात B अनुपात C, जिसे वाइस अंक कहते हैं। वाइस अंक को मिलर अंक में बदलने के लिए उसका विलोम कर देते हैं और उसको न्यूनतम राशि से गुणा करते हैं ताकि अपने को पूर्णांक में संख्या प्राप्त हो, जिसे हम कहते हैं मिलर अंक। क्लियर बेटा?
तो ये मेरा टॉपिक वाइस और मिलर अंक मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ाने वाला हूं ब्रेग समीकरण। सुनते जाना, ब्रेग समीकरण। तो ब्रेग नामक साइंटिस्ट ने क्या किया मालूम? जैसे हमारी क्रिस्टल कई लेयर से बना होता है, कई लेयर। जैसे मान लो आपको देखा जाए लेयर, नोट के गड्डी का लेयर, तो दो ठो नोट के बीच की दूरी या दो क्रिस्टल के दो परतों की दूरी को ज्ञात करने के लिए ब्रेग ने एक समीकरण दिया। आप लोग भी बचपन में आम पापड़ी जो बोलते हैं वो खाए होंगे, एक एक ठो ऐसे करके लेयर निकाल निकाल के खाते हैं। तो ब्रेग ने किया क्या? क्रिस्टल के दो परतों की दूरी, परत एक और परत दो, दोनों परतों की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया और उसने बोला कि क्रिस्टल के दो परतों की दूरी 2d sin थीटा इज इक्वल टू होता है n लैम्डा। क्रिस्टल के दो परतों की दूरी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। उसने बोला, ब्रेग नामक साइंटिस्ट ने क्या किया? क्रिस्टल के दो परतों की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक्सरे किरण का नाम है, रेस का नाम है, एक्सरे किरणों के द्वारा उसने क्रिस्टल के दो परतों की दूरी ज्ञात किया और उसने बोला क्रिस्टल के दो परतों की दूरी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। क्लियर बेटा? अब मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। मैंने माना क्रिस्टल का पहला लेयर ये है, मैंने माना क्रिस्टल का पहला लेयर ये है, और मैंने माना क्रिस्टल का दूसरा लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है। अब मैंने क्या किया सुनना बेटा, सिंपल सी बात है। आप एक काम करना, आपके पास दो दरवाजे, दो दीवार है, पहला दीवार और दूसरा दीवार। आप किसी गेंद को फेंको, गेंद को फेंको और गेंद टकरा के वापस आ जाएगा। आपके पास दो ठो दीवार है, पहला दीवार और दूसरा दीवार। आपने गेंद को फेंका, बॉल को फेंका, वो टकरा के वापस आ गया। उसी तरह साइंटिस्ट ने एक रेस डाला, एक्सरे डाला, हो गया एक्स, तो हमने एक्सरे डाला एक्स, तो बिंदु O पर टकराकर Y में परावर्तित हो गया। इसको बोलते हैं आपतित एक्सरे, ठीक है? इसको बोलते हैं परावर्तित एक्सरे, ये कहलाती बेटा। इनके बीच में थीटा डिग्री का एंगल बना। तो अब हमने बोला ना, बड़ा इजी प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं नामदेव सर। हमने एक बॉल फेंका, पहले दीवार में गया, पहले दीवार से जाके वो टकराया और टकरा के वो वापस आ गया। तो हमको थीटा डिग्री का वो एंगल बनाते हुए वापस आ गया वो। क्लियर? अब आप एक काम करना, ऐसा बॉल लो, ऐसा रेस लो कि पहला दीवार को छेद दे और दूसरा दीवार से टकरा के वापस आए। समझ में आया? तो इस प्रकार हमने एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ा दिया। तो हमने दूसरा ऐसा बॉल को डाला कि वो पहले बॉल को होल कर दिया और दूसरे दीवार से जाके टकरा के उसने वापस आ गया। तो मैंने क्या किया, अब अपने पास हाई इंटेंसिटी वाली हमने एक्सरे डाला। एक्सरे यहाँ पे मैंने डाला, जिसको मान लो मैंने माना एक्स या वाई, यहाँ हमने बोला जेड। तो बिंदु O डैश पर जाके टकराया वो, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, उसकी तीव्रता ज्यादा थी। मतलब वो पहले लेयर को भेद दिया और पहले लेयर को भेद कर वो दूसरे लेयर में गया और दूसरे लेयर से वो टकरा कर फिर वापस आया। तो जब वापस आया तो हमने उसको माना m। कुछ भी मान सकते हो बेटा, ठीक है? इस प्रकार हमने देखो, पहले मैंने बॉल फेंका, बॉल क्या हुआ, पहले लेयर में गया, टकरा के वापिस आ गया। क्लियर? जिसकी तीव्रता कम थी। तो अब मैंने दूसरे बॉल को फेंका, वो दूसरे दीवार में गया, टकरा के वापस आ गया। तो कुल मिला के मेरे को ये देखना है कि दोनों के बीच का मार्ग में अंतर, पाथ डिफरेंस क्या है, मार्ग में अंतर क्या है। तब मैंने क्या किया, ओ को मैंने आगे बढ़ा के उसको मैंने माना यहाँ पे हमने R' कर दिया और इसको मैंने माना आगे बढ़ा के M' कर दिया। क्लियर? अब आप एक काम करना, R' को, O को, M' को, 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 R' को, O को, M
ठीक है। तो हमको दो तो त्रिभुज मिला बेटा, एक त्रिभुज ये मिला, एक त्रिभुज ये मिला। क्लियर। जब मैंने बनाया त्रिभुज, सुनते जाना, हो क्या, मैंने बनाया त्रिभुज ओ डैश, ओ डैश और आर डैश, या आर ही मैंने कर दिया, चलो मैंने आर कर दिया, तो त्रिभुज ओ हो गया, त्रिभुज ओ डैश और आर के लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूं, ये वाले त्रिभुज को, ठीक है, दो त्रिभुज मुझे मिला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर बेटा। तो पहला वाला जो त्रिभुज मेरे को ऐसा मिला, तो ये ओ डैश आर। क्लियर। तो अब हमारे पास फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या आधार भी बोल सकते हो गया। मैं आधार लिख दूं, चलो लंब बटे आधार। तो आप लोग याद रखना बेटा, इसको आधार ये है, हमने आधार ये माना, और आधार की होती है दूरी आर डी, इन दोनों की दूरी ये। लंब क्या है, लंब क्या है, ये लंब है, ये लंब। तो देखो ध्यान से, ओ हमने दिया आर ओ डैश बटे ओ डैश, ओ डैश हो गया, ओ डैश ओ आर, इसको हमने लिया ओ आर, आर ओ डैश लिया, और इसका मान ओ डैश की दूरी डी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ आर ओ डैश डी, डी को मैंने इधर लिया, डी साइन थीटा इज इक्वल टू आर ओ डैश। समीकरण 1 मुझे मिल गया, समीकरण 1। अब मैं दूसरा त्रिभुज को लिया, ऐसा त्रिभुज लिया ओ डैश एम, ये वाला एम माना मैंने, ठीक है, या एम डैश कर देता हूं बेटा, एम डैश कर दिया। क्लियर। तो अब इस त्रिभुज में लूंगा, तो फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे, हमने लिया आधार, तो लंब इसका क्या है, लंब है ओ डैश और एम डैश, ओ डैश एम डैश। क्लियर बेटा। आधार क्या है, ओ डैश, ठीक है। अब उसके बाद ओ डैश एम डैश, इसका मान कितना, डी, तो ये हो गया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू ओ डैश एम डैश। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये दोनों को जोड़ा, तब आंसर 2d साइन थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आया, आर ओ डैश प्लस ओ डैश एम डैश। ठीक। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, एक्चुअल में ये वाला पोर्शन ज्यादा गया है, एक्चुअल में मैंने जो बॉल मारा था वो इतना पोर्शन ज्यादा, इतना पोर्शन, तो इतने को डेल से दर्शाते हैं, तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू ऐसा, और इसका मान होता है एन लैम्डा, तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये हमारा ब्रेक समीकरण सिद्ध हो गया बेटा। बहुत इजी है, आप बिल्कुल डरना मत। ब्रेक नामक साइंटिस्ट ने क्रिस्टल के दो परतों की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण की व्युत्पत्ति की, जिसे ब्रेक समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार क्रिस्टल के दो परतों की दूरी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। बहुत इजी। पहले हमने क्रिस्टल के पहले लेयर पे एक्सरे डाला, तो एक्सरे क्या किया, वहां से टकरा के वापस आ गया। हमने दूसरा एक्सरे डाला, तो दूसरी परत से जाके वापस आ गई। क्लियर। अब एक्चुअल में उसको मिलाने के लिए हमने यहाँ से इसको आर मान लिया, यहाँ से हमने इसको एम डैश मान लिया। तो ये क्या चीज है, आपका आधार। ये क्या चीज है, आधार। दो त्रिभुज बना बेटा, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। दोनों त्रिभुज का आधार डी है, डी, ओ डैश को हम डी मानते हैं, और दोनों त्रिभुज का लंब क्या है, ये है दोनों त्रिभुज का लंब। तो लंब जो है वो एक्स्ट्रा गया है, अतिरिक्त है, पहले लेयर का अतिरिक्त है। तो उस अतिरिक्त में आर ओ डैश एम डैश, ये है बेटा आर ओ डैश ओ एम डैश, अतिरिक्त गया है, पहले लेयर की तुलना में ज्यादा गया है, जिसको डेल से दर्शाते हैं, और डेल का मान होता है एन लैम्डा। तो इस प्रकार हमने ब्रेक समीकरण सिद्ध कर दिया। और आप लोग चिंता मत करना, मैं आप लोग के लिए सारे नोट्स, चैप्टर 1 का पूरा नोट्स
आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और अपने जितने भी मित्र यार हैं, साथीगण हैं, उन सबको बताओ कि नामदेव क्लासेस में केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जो अच्छी क्वालिटी वाले दे रहे हैं, और फीस मिनिमम रहेगा इस बार। लास्ट ईयर की तुलना में शायद हम फीस कम रखेंगे, ठीक है। हम आपको नोट्स भी बताएंगे और सब बताएंगे बेटा, ठीक है। तो अपने ज़्यादातर साथियों को बताओ कि अपने को नामदेव सर से जोड़ना है, ठीक है। और हो सकता है मैं मंडे से एक्चुअल में आपके पास प्रॉब्लम क्या जा रहा है, मैंने कुछ बच्चों से पूछा तो वो बोलते हैं सर हम अपने स्कूल के ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और आपके वीडियो भी देखते हैं, तो हमारे पास उतना सारा नेट उपलब्ध नहीं रहता। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है हफ्ते में 3 दिन एक सब्जेक्ट जाएगा। केमिस्ट्री मान लो गया मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। संडे हफ्ते में 4 दिन देंगे बेटा हम आपको, हफ्ते में 4 दिन, क्योंकि आपकी स्कूल वाली क्लास संडे को ऑफ रहती है। हम सारे सब्जेक्ट को हफ्ते में 4 दिन देंगे। केमिस्ट्री दिया सपोज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। फिजिक्स उसको उल्टा कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, मंगल, गुरु, शनि, रवि फिजिक्स हो गया। मैथ्स को अपन डिसाइड करते हैं, और अभी आप लोग के सारे ग्रुप में मैं टाइम टेबल आपको डिस्पैच कर दूंगा, तो टाइम टेबल मैं दूंगा, अब मंडे से आप उसी हिसाब से देखना, क्योंकि ऐसे को बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो ले लिए हैं लेकिन उनका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस मंडे से आपको वीक में 4 क्लास मिलेगी बेटा। केमिस्ट्री है तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। फिजिक्स है मंगल, गुरु, शनि, रवि, ठीक है। मैथ्स को भी किसी के साथ डाल देंगे, बायोलॉजी के साथ मिक्स कर देंगे। अगर केमिस्ट्री है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री है तो मैथ्स, क्योंकि बच्चों को मैथ्स कठिन लगता है। जब फिजिक्स है तो उसके साथ हम डाल देंगे क्या, बायोलॉजी। इस प्रकार टाइम टेबल हम बना के आपके इस चैनल में हम डाल देंगे बेटा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और नामदेव क्लास में सारे बच्चों को ज्वाइन करवाइए, ठीक है बेटा। गुड नाइट।